गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी के लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं लेक्चर 1 एंड 2 में, उसका एप्लीकेशन है। सो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज साइक्लोट्रॉन। नाउ व्हाट इज दिस साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन, it is a device used to accelerate charged particles. अब चार्ज्ड पार्टिकल्स कैसे कैसे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में काम आता है? न्यूट्रॉन्स हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, इन सब को वो एक्सेलरेट करने में काम आता है। सिर्फ और सिर्फ ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो दिस इज द मीन्स पर्पस ऑफ साइक्लोट्रॉन, टू एक्सेलरेट ओनली चार्ज पार्टिकल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, क्या है? अब देखो, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन मतलब उसका स्पीड बढ़ाना। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, मतलब इट चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? टू चेंज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसमें इंटरेस्टेड हैं? मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। मतलब मैं उसका स्पीड बढ़ाना चाहता हूं पार्टिकल का। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बढ़ा सकता। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? डायरेक्शन बढ़ाना। तो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? तो खाली मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू speed up चार्ज्ड पार्टिकल्स, बिकॉज आपको बता दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो चेंज बाद का स्टोरी है, वो स्पीड पहले चेंज करेगा, स्पीड ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू confine the charged particle in a place until it acquires desired velocity. And third, frequency is independent of time period, sorry, independent of energy या velocity। ये तीन प्रिंसिपल होता है, यूज होता है आपके पास साइक्लोट्रॉन के वर्किंग में। ये तीनों प्रिंसिपल मैं आपको एक वीडियो से समझाऊंगा, बिकॉज आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन हम लोग एक वीडियो से ही समझेंगे कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्शन हम बाय वीडियो देखेंगे, राइट? तो कंस्ट्रक्शन देखिए, आप बुक में देखकर ये चीज को लिखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सी, यहाँ पर हमारे पास साइक्लोट्रॉन दिखने में ऐसा होता है जो आपको बस दिखा रहा हूँ। तो दिस इज अ साइक्लोट्रॉन, राइट? अब इसके अंदर आपके पास क्या है? ये पूरे साइक्लोट्रॉन के अंदर में आपके पास क्या होगा, कैसे वर्क होता है, ये सारा पार्ट आप देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज होना है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होना है। सो दिस आर टू प्लेट्स विच इज प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला पार्ट क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों प्लेट।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये दोनों प्लेट परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम हो गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास आगे दो डी शेप कंडक्टर रखा जाएगा, राइट। ये दो डी शेप कंडक्टर, ये कंडक्टर से कंडक्टिंग प्लेट से, ये दोनों दो डी शेप रखा जाएगा, बीच में थोड़ा सा आपको क्या दिया जाएगा, होल दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा, राइट। अब कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, क्यों कंडक्टर रखा, आप बोलेंगे सर इंसुलेटर भी रख सकते थे, कंडक्टर क्यों रखा गया? बिकॉज कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने पढ़ी है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है इनसाइड द कंडक्टर, पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो आपके पास यहाँ पर दो डी शेप कंडक्टर रखा गया है इधर, राइट। और इन दोनों को कनेक्ट किया गया एक ऑसिलेटर से, ऑसिलेटर या मैं बोल देता हूँ पावर सोर्स से, जो आप बैटरी बोल सकते हैं। अब मैं एक्चुअली बैटरी से तो कनेक्ट नहीं किया गया, अल्टरनेटिंग पावर सोर्स से किया गया। वो अल्टरनेटिंग पावर सोर्स क्या है मैं आपको वो समझाऊंगा। तो ये आपके पास क्या है, अरेंजमेंट है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपके पास इधर है। तो मैं आपको अरेंजमेंट समझा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में अपने पास क्या होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने वाले सोर्सेस होंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने वाले सोर्स रखे, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मेंटेन रख कर रहा है इस रीजन में, नीचे से ऊपर वाले रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मेंटेन्ड है इस रीजन में, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में हम लोग रखे हुए हैं एक डी शेप कंडक्टर्स, एक डी शेप कंडक्टर रखे हुए हैं इन दोनों के बीच में, राइट। एक डी शेप कंडक्टर इन दोनों के बीच में रखे हुए। तो ये आपके पास हो गया सोर्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हैं, राइट। एंड ये कंडक्टर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया है किससे, एक अल्टरनेटिंग पावर सोर्स। अल्टरनेटिंग क्यों आपको बाद में बताऊंगा। और ये आपके पास क्या है, कंडक्टर्स है। नाउ सबसे पहले वाई कंडक्टर्स, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, राइट। ये आपके पास पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, इतना ही चीज होता है और कुछ नहीं होता है। अब इसका वर्किंग किस तरीके से ये वर्क करेगा, लेट्स सी। ना इधर बीच में एक प्रोटॉन प्लेस किया गया है। जैसे एक प्रोटॉन प्लेस किया गया, आपके पास प्रोटॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो आपके पास ये ब्लू वाला नेगेटिव है, ये वाला रेड वाला पॉजिटिव है। अब जब तक ये इस ब्लैंक स्पेस में रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करवाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस यहाँ पर कहाँ से कहाँ पर है, अब देखो मैं आपको इधर एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखो। इस जगह पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी, राइट नाउ, बिकॉज ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे अभी एग्जिस्ट कर रही है ऊपर की तरफ,
नाउ इलेक्ट्रॉन फिलहाल तो किधर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है ये, आपके पास क्या था, प्रोटॉन। प्रोटॉन वाज एट रेस्ट, रेस्ट है तो सबसे पहले इधर मूव करेगा। जैसे ही इस प्लेट के अंदर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, घूमेगा। देखे आगे का स्टोरी। अब इसको हम लोग प्ले करते हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ देखिए, अब ये जैसे ही इधर आता है, देखो इधर आया, जैसे ही इधर आया, यहाँ पर जैसे ही एंटर किया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, इसमें वेलोसिटी आ गया। अब ये क्या करेगा, घूमेगा, खाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा। अब यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ेगी, इधर स्पीड नहीं बढ़ने वाली है, इधर स्पीड क्या है, कांस्टेंट हो गई। अंदर इनसाइड द कंडक्टर स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड चेंजेस ओनली विद इन दिस प्लेस। क्यों, इस प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्पीड चेंज करवाने का काम किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। डायरेक्शन चेंज करवाने का काम किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। ये दोनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेट्स सी, देखो तो ये घुमा। अब जैसे ही घूम के बाहर निकला, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अल्टरनेट करना पड़ेगा। क्यों, अगर मैंने इसको चेंज नहीं किया, देखो आपके पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलो ये अभी अंदर गया, अंदर जाकर अगर बाहर निकला तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सो आई नीड टू चेंज द पोलैरिटी, इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, अल्टरनेटिंग पावर सोर्स। आई नीड टू चेंज द पोलैरिटी, मतलब जैसे ही ये घूम कर बाहर निकले, जैसे ही ये एक बार घूम के बाहर निकले, बाहर निकलते समय ये वाला पॉजिटिव हो जाना चाहिए नेगेटिव, ताकि ये यहां से यहां पर वापस से क्या करे, एक्सेलरेट करे, मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड शुड रिवर्स आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। आफ्टर एवरी हाफ साइकिल डायरेक्शन ऑफ रिंग, ये जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड रिवर्स। मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करने का जरूरत नहीं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड रिवर्स। देखो रिवर्स हुआ। अब जैसे ये रिवर्स हो गया है, अब वापस से ये एक्सेलरेट करेगा, यहाँ स्पीड बढ़ेगा। यहाँ जैसे ही स्पीड बढ़ेगा, देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये क्या किया, अपना स्पीड बढ़ाया, मतलब यही वो रीजन है जहां पर क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। यहाँ पर स्पीड बढ़ेगा। अब जैसे ही अंदर आया, स्पीड वापस से कांस्टेंट हो गया। अब ये लार्जर सर्कल में घूमेगा, सी, लार्जर सर्कल। तो यहाँ पर लार्जर सर्कल में घूमेगा, और अब जैसे ही बाहर आएगा, पोलैरिटी नीड्स टू बी चेंज्ड, ताकि ये वापस से क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके। अब और स्पीड बढ़ेगा, और एक लार्जर सर्कल में घूमेगा, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते बस इसी रीजन में ये स्पीड अप होता रहेगा। मतलब ओनली दिस रीजन इंक्रीजेस द स्पीड या एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। देख लो, जैसे ही वापस से इस रीजन में आया, बीच वाले रीजन में आया, एक तो पोलैरिटी चेंज हुआ, और ऊपर से क्या हुआ, इसका स्पीड बढ़ा। अब ऐसे ही वो क्या करेगा, घूमता रहेगा ना। पूरा स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ आगे वर्किंग में। तो आपको अल्टरनेटिंग पावर सोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने अल्टरनेटिंग पावर सोर्स क्यों यूज किया है। बिकॉज जब अपने पास ये जो डी शेप है, अब मैं इसका टॉप व्यू बना के आपको समझाऊंगा। ये डी शेप है, वाई अल्टरनेटिंग, और आपके पास इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन, ऊपर की तरफ।
अच्छा, अब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन। सबसे पहले अब प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनिशियली, आपके पास ये पूरा का पूरा पार्ट को अपन कॉपी कर लेते हैं, काम आएगा। तो इनिशियली पहले आपके पास स्टेज 1 वाला केस था, पहला वाला केस था। इनिशियली आपके पास ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एंड मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इनिशियली। तो ये क्या करेगा, एक्सिलरेट होगा और इसका पाथ कुछ इस तरीके से होना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही यहां पर एंटर किया, एज सुन एज ये प्रोटॉन यहां पर पहुंचा, ये वाली जगह में देखो, यहां पर जैसे ही प्रोटॉन पहुंचा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो गया। द ओनली फोर्स एग्जिस्टिंग एट दिस पॉइंट इज मैग्नेटिक फोर्स Fb। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब क्या हुआ, ये वाले पाथ में घूमा। जब इस वाले पाथ में ये सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, प्रोटॉन घुमा, नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ, जब प्रोटॉन दूसरे एंड में पहुंचा, हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं दूसरा स्टेज। प्रोटॉन जब इस साइड पहुंचा, क्योंकि ये वाला पाथ वो फॉलो कर चुका है, ये पाथ वो फॉलो कर चुका है, और जब प्रोटॉन इधर पहुंचता है इस वाले पाथ पे, तो आपके पास पोलरिटी चेंज हो जाती है। मतलब अब ये वाला साइड आपके पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये वाला साइड माइनस हो जाता है, फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाती है। देखो फील्ड इज रिवर्स्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। अब प्रोटॉन क्या होता है, एक्सेलरेट करता है। मतलब यहाँ पर जब वो पहुंचा, यहाँ पर अगर इसकी स्पीड इस समय जब वो एंटर किया, इसकी स्पीड v1 थी, तो वो एग्जिट जब करेगा तब भी इसकी स्पीड v1 होगी, तब स्पीड चेंज नहीं होगी। बट अब क्या होगा, जैसे ये यहां से बाहर हुआ, ये यहां से स्पीड अप हो जाएगा और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। और जैसे स्पीड v2 हो जाएगी, ये और एनर्जी इसमें आ जाएगी, ये और लार्जर सर्कल में घूमेगा एंड ये वाला चार्ज जब यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या रहेगी, v2 रहेगी। ना अब आगे क्या होगा, अब आगे का स्टोरी सिंपल है। ये आपके पास जैसे ही वो वहां से निकला, उस पॉइंट से निकला, उस साइड से निकला, आपके पास वापस से क्या हो जाएगी, पोलरिटी चेंज। उस जगह से निकलते ही आपके पास पोलरिटी चेंज हो जाएगी, देख लो। वहां से निकालते हैं उस चार्ज पार्टिकल को। मैं आपको बस एक साइकिल दिखाऊंगा, वो यहाँ से ऐसे मूव करते हुए गया इधर, हाँ, लार्जर साइकिल इधर पहुंचा। तो जैसे ये यहाँ पर पहुंचता है, ये वाला साइड अब नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, वापस से फील्ड ये है। तो यहाँ पर वापस से एक्सिलरेट करेगा। मतलब यहाँ पर अगर इसकी स्पीड v2 है, यहाँ पर पहुंचेगा, स्पीड इसके पास क्या हो जाएगी, v3। अब ये और लार्जर सर्कल में घूमेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये केसेस देखो, हमारे पास फील्ड जो चेंज हो रही है, यहाँ पर फील्ड बोल रहा हूँ,
ये जो हाँ फील्ड जो यहाँ पर रिवर्स हो रही है, सबसे पहले आपके पास लेफ्ट में थी, फिर राइट में आई, फिर वापस से लेफ्ट में आई। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है फील्ड का, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है फील्ड का, वो इसके एक बार सर्कल कंप्लीट होने से हो रहा है, एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपके पास क्या हो रहा है, साइकिल रिवर्स हो रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फील्ड। फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, राइट, फील्ड ऑसिलेट हो रहा है। फील्ड कैसे ऑसिलेट हो रहा है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, फील्ड वर्सेस टाइम, राइट। स्टार्टिंग में ये यहां से स्टार्ट हुआ, तब फील्ड आपके पास स्टार्ट, ये हम स्टार्टिंग पोजीशन यही लेते हैं। यहाँ से आप ये प्लस साइन इधर दिखा रहे हैं, मैं प्लस साइन इधर से दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको एक सर्कल पूरा समझ में आ जाए। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट किया तो वो प्लस और माइनस था, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पॉजिटिव ऐसे थी, मैं लेफ्ट को पॉजिटिव लेता हूँ या लेफ्ट को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ और राइट को पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो इनिशियली आपके पास फील्ड क्या थी, नेगेटिव थी, देख, कांस्टेंट नेगेटिव सर्टेन टाइम के लिए t1। फिर फील्ड क्या हुई, सेकेंड बिट में देखो, t1 टाइम तक फील्ड क्या थी, ऐसे थी। जैसे ही ये बाहर निकला, मतलब यहां से लेके यहां तक फील्ड क्या थी, नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पर बाहर निकला, फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया और सेम टाइम के लिए फील्ड क्या हुई, पॉजिटिव हुई, 2t1। फिर वापस से उतने टाइम के बाद वापस से फील्ड क्या हुई, नेगेटिव हुई, देख लो, 3t1 एंड सो ऑन, ऐसा चलता गया। तो जब आपसे पूछा गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी या व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड तो आपके पास टोटल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड तो इतना आ गया, 2t1 आ गया। या मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टोटल साइकिल ये पूरा एक बार कंप्लीट किया, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म हुआ, ये टाइम पीरियड है। उसको यहाँ से स्टार्ट होके, ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आने में, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आने में जितना टाइम लगा, उतना आपके पास टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड आपके पास क्या आया, पूरा एक सर्कुलर मोशन। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 2πm/qb। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स का qb/2πm। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स है। मैंने आपको यहाँ पर बताया है फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यही फायदा है। मतलब अब आपके पास कांस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं कि एनर्जी बढ़ती रहेगी तो प्लस माइनस होने का जो रेट है, पहले स्टार्टिंग में बोलेंगे क्योंकि ये धीरे जा रहा था तो प्लस माइनस आपके पास धीरे धीरे हो रहा था, ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो ज्यादा जल्दी चेंज होगा, नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट डज नॉट डिपेंड कि किस रेट में प्लस माइनस चेंज होगा। मतलब ये भी तो एक टेंशन है ना कि ये कब तक यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर वहां पर जाएगा, फिर कब बाहर निकलेगा। तो ये इसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं, ये इसके स्पीड के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, इंडिपेंडेंट है। तो यही फायदा है मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का। सो लेट्स सी द वीडियो। नाउ जैसे कि हम लोग देख लिए हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट योर जो टाइम पीरियड है आपके पास इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से। और यही फायदा है आपके पास जो ये फ्रीक्वेंसी हम लोग जो निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी जो चेंज होगा 1 टाइम पीरियड, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी हम लोग बोलते हैं, राइट। आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो, अब जैसे ये जो आपके पास रेडियस बढ़ता जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, राइट। बट टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, ये जितने टाइम में इधर से इधर पहले राउंड में आ रहा था उतना आखिरी राउंड में भी आएगा। देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है,
अब देखो जैसे ही यहाँ से निकला चेंज हो जाएगा फील्ड, फिर यहाँ से निकलेगा ये रेड बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्लू। इससे स्पीड अप होता रहेगा, पर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। देखो ये स्पीड अप होता जा रहा है, एनर्जी मिलती जा रही है, ये स्पीड अप होता जा रहा है। तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू से जब स्पीड अप हो जाएगा तब पार्टिकल क्या हो जाएगा, वहां से इजेक्ट हो जाएगा, वहां से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इजेक्शन का अपने पास प्रोसेस है, राइट। नाउ दिस इज द वर्किंग ऑफ योर साइक्लोट्रॉन। अब इसका पर्पस क्या है, हम साइक्लोट्रॉन को किस पर्पस में यूज करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि हमको चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करवाने की जरूरत है। अब व्हाई दिस, क्योंकि आप बोलेंगे सब मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिक्वायरमेंट हो गया, एक्सेलरेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे तो आपको बहुत लंबा जगह चाहिए होगा, बहुत बड़ा जगह चाहिए होगा एक्सेलरेट करवाने के लिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए होगा। मतलब आपको क्या चाहिए होगा कि एक बहुत बड़ा पाइप चाहिए होगा ताकि आप उसको एक्सेलरेट करवा सकें। पर यहाँ पर एक छोटे से जगह में आप वही स्पीड एक्वायर कर सकते हैं, वही एनर्जी एक्वायर कर सकते हैं छोटे से जगह में। दैट्स व्हाई वी यूज्ड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नाउ आपको रीजन बता देते हैं। देखो अब मान के चलो कि मेरे पास में एक कार है, कार को एक्सेलरेट करना चाहता हूँ, उसका स्पीड करना चाहता हूँ 100 किलोमीटर का, 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड करना चाहता हूँ। तो ऐसे तो एक ही जगह में तो नहीं होगी। अगर कार को आप एक्सेलरेट करते करते जा रहे हैं, मान के चलो कार में स्टीयरिंग नहीं है, आप बोलेंगे सर अपने पास कार में स्टीयरिंग नहीं है, बस उसको स्पीड बढ़ाना है, स्ट्रेट रोड है। बोलेंगे ठीक है स्ट्रेट रोड है तो एक्सीलरेटर दबाओ, तो डिस्टेंस लगता है आपके पास, लेट इट बी, ये स्पीड है v इक्वल 0 किलोमीटर पर आवर। आप इसको स्पीड अप किए यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड जाने के लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस लगता है 500 मीटर का। अब आप अगर वही 500 मीटर बोलेंगे सर मैं स्टेयरिंग दे देता हूँ, आप स्टेयरिंग भी यूज कीजिए और वही 500 मीटर को आप इतने छोटे से जगह में रैप कर दिए, सरकमफरेंस बना दिए। अब बोलेंगे सर अपने पास स्टेयरिंग है, आप क्या कीजिए इसको 0 से 500 मीटर बनाइए। तो आप बोलेंगे ठीक है अच्छा है, हम इसी जगह पे घुमाते घुमाते उसको 500 में ये जो 500 मीटर में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर बना देंगे। मतलब आपको लेंथ उतना ही लगा पर जगह कैसा क्या ऑक्युपाई किया, कम ऑक्युपाई किया। दैट इज वाई हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग बस स्टीयरिंग प्रोवाइड किए हैं चार्ज पार्टिकल को, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू स्टीयर चार्ज पार्टिकल विद इन द सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाने का काम मैग्नेटिक फील्ड का नहीं था, राइट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्पीड अप करता है। ठीक है, तो दिस इज योर वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, और ये किस तरीके से डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जितना आपके पास रेडियस ऑफ द डीज होगा। मतलब मान के चलो आपके पास रेडियस ऑफ द, ये यहाँ से इजेक्ट हुआ, रेडियस ऑफ द डी इज आर। यहाँ पर जो हम लोग डीज यूज कर रहे हैं इसका रेडियस आपके पास क्या है, आर है। तो रेडियस जब आर है तो इधर से इजेक्ट हुआ, तो इधर से इजेक्ट हुआ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जब रेडियस आर है तो उस आर रेडियस में वेलोसिटी क्या होगा, एम वी बाय क्यू बी। तो v की वैल्यू क्या है, क्यू बी आर बाय एम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस डीज इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपके पास चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम रेडियस कितना तक जा सकेगा, कितना रेडियस में घूम सकेगा, जितना आपके पास क्या है रेडियस ऑफ द डीज है, उसके बाहर तो वो जा नहीं सकता, उसके बाहर तो इजेक्ट हो जाएगा, राइट।
तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अप टू विच अ पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, या उसमें एनर्जी दिया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चन on this topic, cyclotron. So deuterons are accelerated in cyclotron that has oscillatory frequency of 10 to the power 7 hertz. ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया गया है 10 to the power 7 hertz, which implies time period equals 1 by frequency, which is 10 to the power minus 7 second. ठीक है, and a d radius of 50 centimeter. Radius of d's equals 50 centimeter. Now, what is the strength of the magnetic field needed to accelerate deuterons? आपके पास मास ऑफ ड्यूट्रॉन समझ में आ गया होगा। मास ऑफ ड्यूट्रॉन्स कितना है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. दिस इज मास ऑफ ड्यूट्रॉन। और उसके बाद चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन 2e होता है, which is 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो टाइम पीरियड जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है 2 पाई m बाई क्यू बी। यहाँ से आपको सब कुछ पता है और आपको क्या निकालना है? b निकालना है। दिस implies strength of magnetic field can be calculated as 2 पाई m बाई क्यू टी। सारा डेटा आपको पता है। 2 इंटू पाई m की वैल्यू है 1.6 into 2, that is 3.2 into 10 to the power minus 27, divided by q है 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power minus 7। ये भी 3.2 है, सॉरी ये गलती कर दिया, 3.2। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन्स, what is the energy of deuterons emerging from the cyclotron? अब देखो रेडियस गिवन है r, जैसे ही रेडियस गिवन है आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा, और जैसे ही वेलोसिटी पता चला आपको एनर्जी पता चल जाएगा, राइट? क्योंकि रेडियस गिवन है, मैंने आपको बताया व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी जो साइक्लोट्रॉन की हो सकती है, मतलब जिससे चार्ज पार्टिकल्स की हो सकती है, विच इज इजेक्टिंग फ्रॉम साइक्लोट्रॉन। तो रेडियस इक्वल्स एम बी बाय क्यू बी। तो बस आप यहाँ से v कैलकुलेट कर लो, दैट इज क्यू बी आर बाय एम। जैसे वेलोसिटी आ गया आपके पास, एनर्जी इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। डायरेक्ट आ जाएगा एनर्जी आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर से, राइट? सो आगे हम लोग देखेंगे, कैंपस एनर्जी निकाल लेना। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, a cyclotron oscillator's frequency is 10 megahertz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ डीज दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटर? सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला आपके पास, सेम एज प्रीवियस, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पर मास चेंज है और कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 10 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 10 into 10 to the power 3 hertz, which is 10 to the power 4 hertz. दैट इज टाइम पीरियड आपके पास हो जाएगा 10 to the power minus 4 सेकेंड, राइट? रेडियस ऑफ द डीज आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर। अब आपको और क्या चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, और चार्ज of proton equals 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb.
अब इधर दो फॉर्मूला यूज करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/QB और रेडियस का फॉर्मूला mv/QB। इधर से आपके पास v आ जाएगा, आप एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स हाफ mv²। इससे ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट ही कीजिएगा, ये डेफिनेटली आप कंप्लीट कीजिएगा, डेटा डाल के वैल्यूज निकाल के चेक कीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 53. In a cyclotron, a magnetic induction of 1.4 Tesla is used to accelerate protons. How rapidly should the electric field between the D's be reversed? अच्छा, यहाँ पर पूछा है आपको हाउ रैपिडली, मतलब फ्रीक्वेंसी इज आस्क्ड। आपको B दे दिया गया है 1.4 टेस्ला, मास आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और चार्ज आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाउ रैपिडली का मतलब क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, विच इज QB/2πm। सब कुछ है अपने पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, B is 1.4 Tesla divided by 2 into 3.14 into 1.6 into 10⁻⁻27। फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी, इससे पूरा डेटा है अपने पास, फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। And last question, if the maximum value of accelerating potential provided by a radio frequency oscillator be 20 किलोवोल्ट, मतलब आपको डेल्टा V की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 किलोवोल्ट। Find the number of revolutions made by the proton in a cyclotron to achieve 1/5 of the speed of the light, मतलब maximum velocity आपके पास जो अचीव करना चाहता है, that is 1/5 of the velocity of light, which is 3 into 10⁸. So your answer is, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि दो डी शेप है, ठीक है। मान के चलो प्रोटॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों पॉइंट मान अभी यहाँ पर ये वाला साइड पहले पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर ये नेगेटिव रहता है, ये प्लेट ए ले लो, ये प्लेट बी ले लो। तो आपको स्टार्टिंग में पता है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB की वैल्यू है आपके पास V सर्टन वैल्यू, और इधर है आपके पास 20 किलोवोल्ट, ऐसा है। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर आपके पास सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ये यहाँ पर पहुंचा सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। मतलब जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, it is equals initial potential energy of the system, which is Q into V। तो when proton, ये बात समझो, when proton reaches plate B from A, energy gained by it is QV। ये तो हाफ साइकिल हुआ। अब अंदर में तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी उसको, अंदर में आराम से जाएगा, बट जब वापस से B से A आएगा यहाँ से यहाँ, तब भी उसके बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अल्टरनेटिंग है भाई। ये वाला पार्ट अब प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो जब वो इधर से इधर आएगा, तब भी इन अदर हाफ ऑफ द साइकिल प्रोटॉन will gain QV एनर्जी, अदर हाफ ऑफ द साइकिल में प्रोटॉन कितना एनर्जी गेन करेगा, QV एनर्जी। तो मैं यहाँ पर ये चीज बोल सकता हूँ क्या, इन वन साइकिल
total energy gained by proton is 2 QV। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर एक साइकिल में टोटल एनर्जी गेन 2 QV करता है तो आपके पास टोटल एनर्जी उसको क्या चाहिए, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी। अगर एक साइकिल में 2 QV है, लेट n साइकिल में कितना होगा, n इंटू 2 QV, मुझे n साइकिल में इतनी एनर्जी मिल जाएगी। सो आपके पास v इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको सारी चीज पता चल जाएगी। 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, 6 का स्क्वायर इज 36 इंटू 10⁻14। n निकालना है, q की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और v की वैल्यू आपको पता है 20 किलो वोल्ट, दैट इज 2 इंटू 10⁻4। तो यहाँ से n आपको मिल जाएगा इस डेटा से। तो यही आपको समझाना था। ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन का बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, राइट। तो नेक्स्ट इज योर एक छोटा सा पार्ट है साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, लिमिटेशंस। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहला लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सिलरेट uncharged particle like neutrons. And दूसरा, electrons cannot be accelerated in cyclotron। अब क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, ये क्यों एक्सिलरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। अब क्या है ना, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, उस वजह से उन्होंने ये बोला था कोई भी बॉडी का मास इंक्रीज होगा जब वो लाइट के स्पीड के आसपास होगा। बाय दिस इक्वेशन मीन्स व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी is close to speed of light, its mass will increase। ये उनका इक्वेशन से आ रहा है, रिलेटिविटी थ्योरी से। ये कहाँ से आया ये आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस ये थ्योरी अगर when the velocity of the body is very close to the speed of light, तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उधर से आया। अच्छा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या गलती है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और हमको पता है टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड करता है 2πm/qb। अभी तक हम कंसिडर करके चल रहे थे ये मास कांस्टेंट है, सिंस इलेक्ट्रॉन इज लाइटर पार्टिकल, it gets accelerated quickly to higher velocity। अब बहुत हाई लाइटर पार्टिकल है एंड आपको पता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बिकॉज अगर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सेलरेट कर रही है, QE/m। मास कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है,
तो एक साथ इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी में एक्सेलरेट हो जाएगा, तो ऐसे ही हाई वेलोसिटी में जब एक्सेलरेट हुआ, मास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। नाउ व्हेन मास इज वेरिएबल, टाइम पीरियड इज वेरिएबल, टाइम पीरियड वेरिएबल है, तो फिर अब ऑसिलेटर का टाइम पीरियड भी वेरिएबल करवाना पड़ेगा, जो कि एक टेंशन वाला पार्ट है। पहले आपके पास टाइम पीरियड वेरिएबल नहीं होता था, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती थी, पावर सोर्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती थी। पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का केस में क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी भी चेंज करवानी पड़ेगी, उसको हम सिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ये उसके लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन के।